नमस्कार, मैं हूँ कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। हमारे साथ में हर्ष मल्होत्रा जी हैं। आप सभी इनको जानते हैं, दिल्ली प्रदेश में महामंत्री हैं। अगर इनका अगर मैं कहूँ कि कार्यकर्ता, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी खुद को कार्यकर्ता कहते हैं, तो जीवन इन्होंने अलग-अलग पदों पर कार्यकर्ता के तौर पर भी और मेयर बनकर भी और निगम में चुनाव, क्योंकि निगम में भी आने वाले समय में चुनाव है, तो ज़िक्र मैंने मेयर का भी किया कि इन्हें वो सारी बारीकियों का पता है कि निगम में किस तरीके से काम होता है। चर्चा भी इसी पे करेंगे, निगम चुनाव को लेकर के। ये कहते हैं भाजपा जीतेगी, आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जीतेगी। असल में किस तरीके से रणनीतियाँ तैयार हो रही हैं, क्योंकि संगठन की बात करें तो बहुत बड़ा कैडर भाजपा के पास भी है और आम आदमी पार्टी में आज भी संगठन विस्तार पे काम जारी है। हर्ष मल्होत्रा जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। क्यों जीत रहे हैं इस बार आप फिर से निगम? देखिए, हमारा निरंतर ये रहता है कि जो हमारे कॉरपोरेटर्स हैं, उसके अलावा जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मंडल के नीचे के कार्यकर्ता हैं, वो सब लोग हर समय जनता के बीच में रहते हैं। चाहे वो कोविड का भीषण काल था, जिस समय सड़क के ऊपर परिंदा भी दिखना मुश्किल लगता था, उस समय भी हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने जनता में जाकर के जनता की सेवा की है। अगर किसी को भोजन की आवश्यकता है, तो पका हुआ भोजन उन लोगों के घरों में भी पहुंचाया है जो सक्षम भी थे, जी, लेकिन सारा पूरा का पूरा परिवार कोविड ग्रस्त है या घर में भोजन बनाने वाला उस समय बीमार है, जी। तो उनको उनको जाकर के भी भोजन पहुंचाया है। किसी को हॉस्पिटल में पहुंचाना है तो पहुंचाया है, दवाई पहुंचानी है तो पहुंचाई है, गरीब मजदूरों को भोजन की आवश्यकता है तो भंडारे लगा करके उनके घरों तक भोजन पहुंचाया है। तो हर समय हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में है, सड़क पर है। ऑन द अदर हैंड, इस कोविड के काल में मुख्यमंत्री से लेकर के आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता या अन्य किसी दल का कार्यकर्ता सड़क पर किसी को नजर नहीं आया। और तो और इनके पार्षदों ने, इनके विधायकों ने जनता के फोन ही नहीं उठाए। हर व्यक्ति को उस समय हॉस्पिटल में एडमिशन की, ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। कहाँ थे ये लोग? तो मैं मानता हूँ जनता न्याय करेगी और जनता को ये समझ में आता है कि छोटे इलाके का चुनाव होता है, उसमें जो व्यक्ति, जो नेता, जो कार्यकर्ता उनके बीच में रहता है, वो उनको पसंद करती हैं। इस कारण से हमें लगता है कि इस बार का चुनाव पिछली बार की तरह भी जनता हमें आशीर्वाद देगी और हम कॉरपोरेशन का चुनाव जीतेंगे। सर, लोकल की बात करूँ, जनता की बात करूँ या आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की बात करूँ, तो उनका जवाब ये होता है कि क्या मोदी जी के नाम पर आप फिर से इलेक्शन लड़ेंगे? वो प्रधानमंत्री जी का चुनाव था, ये निगम का चुनाव है। अदर हैंड इनका ये भी कहना है कि प्रदेश में कोई ऐसा दिल्ली प्रदेश की बात करें तो आपके पास वो पॉपुलर चेहरा नहीं है जो केजरीवाल जी के पास है। इस पर क्या कहना है? देखिए, मोदी जी आज पूरे देश के नहीं, पूरे विश्व के सर्वमान्य नेता हैं। वो ग्लोबल लीडर की तरह निखर के आए हैं पिछले 7 सालों में, और उससे पहले 13 साल जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट विकास के मॉडल दिए हैं। उनकी योजनाएं आज भी गरीबों को समर्पित योजनाएं हैं। कांग्रेस ने या अन्य दलों ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा जरूर दिया, पर उन्होंने गरीब हटाए, जी, गरीबी नहीं हटाई। जी, मोदी जी आए तो उन्होंने 2014 में कहा पार्लियामेंट में कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी। 200 से ज़्यादा योजनाएं मोदी जी की गरीबों के लिए चलती हैं। ठीक है। मोदी जी का आशीर्वाद और चेहरा हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, आगे भी रहेगा, वो बात ठीक है। लेकिन कॉरपोरेशन का चुनाव गली मोहल्ले का चुनाव होता है। मैंने जैसे पहले भी कहा जी, कि हमारे पास हर वार्ड में, हर विधानसभा पर अच्छी अच्छा नेतृत्व है जो समाज की सेवा करना चाहता है और लगातार कर रहा है। इसलिए जो हमारा क्षेत्रीय नेतृत्व है, हमें उस पर पूरा भरोसा है और इसीलिए जनता पे भी भरोसा है। जब जनता के बीच में हमारा वो क्षेत्रीय नेतृत्व रहता है, तो जनता निश्चित रूप से उन्हीं को चुनती है। सर, अभी हाल ही में आपने एक प्रोजेक्ट किया था, आप जनता के बीच उतरे, आपने कहा कि 13,000 करोड़ केजरीवाल जी नहीं दे रहे। आपने जल बोर्ड पे भी सवाल उठाया, लेकिन सबसे पहले 13,000 करोड़ की बात करी जाए। एमसीडी बार-बार ये कहती है, जो भाजपा के निगम पार्षद हैं चुने हुए, वो कहते हैं कि जब फंड ही नहीं आता, हम काम कैसे करें? आने वाले टाइम में मौका आपको जनता क्यों दे? क्योंकि आपके पास फिर वही फंड की दिक्कत होगी। आपने पिछले चुनाव में मनोज तिवारी जी ने मंच से कहा कि हम फंड दिलाएँगे सीधा केंद्र से,
दिल्ली को एमसीडी में, उस पर सर जवाब चाहिए। देखिए, सरकारें देश के कानून के आधार पे चलती हैं। जी। केंद्र की सरकार होती है, राज्य की सरकार होती है और म्युनिसिपैलिटीज होती हैं। पूरे विश्व में और हमारे देश में भी म्युनिसिपैलिटीज या कॉरपोरेशन जो होती है, वो कभी भी प्रॉफिट मेकिंग बॉडी नहीं होती कि ये कमाएगी और खर्च करेगी। जी। दिल्ली में या किसी भी प्रदेश में कानून, हमारा जो संविधान है, उसकी उसके अनुच्छेद 243 के अनुसार, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, कोई भी जी। पढ़ सकता है, ठीक है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है अपने अंतर्गत आने वाली जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, चाहे वो यूटी हो चाहे वो राज्य हो, उसको आर्थिक रूप से संपन्न करना, पोषित करना, ये राज्य सरकार का काम है। ये संविधान कह रहा है, कानून कह रहा है। और क्योंकि दिल्ली की सरकार, केजरीवाल जी की जो सरकार है, वो किसी कानून को मानने वाले लोग नहीं हैं, वो एनार्किस्ट लोग हैं। अच्छा। वो साफ बोलते हैं कि हम पैसा क्यों दें, विधानसभा में बोलते हैं हम पैसा क्यों दें। जी। अरे भाई, फिर तुम्हें जनता भी पैसा क्यों दे, या केंद्र सरकार तुम्हें पैसा क्यों क्यों दे? केंद्र सरकार भी तो राज्यों को पैसा देती है, उनका ठीक है, ड्यू ठीक है। शेयर देती है ना। बिल्कुल ठीक है। आज जीएसटी के रूप में या अन्य करों के रूप में जो दिल्ली सरकार को पैसा मिलता है, उसका 12.5% कह रहा हूं मैं, जी। 12.5% उनको निगमों को देना होता है, अपने स्थानीय निकायों को देना होता है। तो ये उसी का बकाया 13,000 करोड़ रुपया है, जो दिल्ली की सरकार को हर हालत में अपने अंतर्गत आने वाली निगमों को देना है। इनके नहीं कहने से नहीं चलेगा। कोर्ट ने भी इनके ऊपर ऑर्डर पास करके कई बार, एक बार 696 करोड़ रुपए, एक बार 1,000 करोड़ रुपए, जी। कोर्ट ने कहा है कि आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए ये पैसा तो संवैधानिक पैसा है। केजरीवाल जी अपने घर से लेके नहीं आए हुए, अपितु अपने घर में तो ले जा रहे हैं। अच्छा। दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इकट्ठा करने के बाद, उसमें भ्रष्टाचार करने के बाद, वो पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहां पर कितना गलत काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री का एडवर्टाइजमेंट पंजाब में क्या कर रहा है? तो मैं समझता हूं कि जनता भी इस बात को अच्छे से समझती है, और जो 13,000 करोड़ रुपए की हमारी लेजिटिमेट डिमांड है, हमारे निगमों की डिमांड है केजरीवाल सरकार से, जिसको कोर्ट ने भी जस्टिफाई किया है, कोर्ट ने भी इन्हें लताड़ा है कि आपको जो निगम के कर्मचारी भाई बहन हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, सफाई कर्मी हैं, इन सब की सैलरी का पैसा, इन सब के एरियर्स का पैसा, जो काम निगम को, प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन का पैसा आपको देना पड़ेगा, और वो दे रहे हैं। वो अपनी स्वेच्छा से ना दे करके कोर्ट की मर्जी से दे रहे हैं। सर, इसी बीच आपने अभी जिक्र किया कि एक संवैधानिक तरीके से आपने अनुच्छेद की भी बात किया, तो फिर मनोज जी ने क्यों कह दिया, उस समय पर अध्यक्ष थे, कि हम सीधा गवर्नमेंट से केंद्र से लेकर के आ जाएंगे फंड? देखिए, बहुत सा फंड ऐसा होता है डेवलपमेंट का, ठीक है। वो फंड केंद्र सरकार देती है। जैसे जो अमृत योजना है, उसमें अगर कोई प्रोजेक्ट आना है, हमारे वेलकम वार्ड में वेलकम झील पर, कि दिल्ली सरकार ने शीला जी के समय में एक 21 करोड़ रुपए सैंक्शन करे थे यहाँ की डेवलपमेंट के लिए, लेकिन केजरीवाल जी ने आने के बाद वो पैसा रोक दिया। तो मनोज तिवारी जी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री की अमृत योजना से वो पैसा लेकर के आए। अब दिल्ली भर में एक भी फ्लाईओवर 7 साल में इन्होंने नहीं बनवाया, केजरीवाल साहब ने। ठीक है। पर आप देखिए, केंद्र सरकार से पैसा लेकर के आए मनोज जी, अक्षरधाम से लेकर के सहारनपुर तक की एलिवेटेड रोड बननी है, उन पैसे की बात कर रहे हैं। निजामुद्दीन से मेरठ हाईवे बनना है, जो दिल्ली में से होकर के निकलना है, ठीक है। वो पैसा सारा केंद्र से आ रहा है। ठीक है। तो वो उस पैसे की बात की और वो लेके भी आए। इसके बीच में एमसीडी के अपने पास भी फंड होते हैं। अगर ईडीएमसी की बात करें, हालांकि तीनों विभाग बंटने के बाद सबसे कम जो मात्रा में आता है वो आता है एमसीडी में, यानी ईडीएमसी की तरफ मैं बात करूं, पूर्वी दिल्ली में। और मैं भी और आप भी पूर्वी दिल्ली में ही रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी प्रॉपर्टी टैक्स जमा हुए हैं, और भी कई टैक्सेस होते हैं, तो उस पर अपना भी तो रेवेन्यू हो जाता है। डिमांड और सप्लाई की बात है। जी। जो अगर मैं
ईडीएमसी के बजट की बात करूं, सालाना बजट अप्रॉक्सीमेट 5,000 करोड़ का बजट है ठीक है। और 200 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स आता है। कहाँ 5,000 करोड़ और कहाँ 200 करोड़? 1,600 करोड़ रुपए की साल भर की सैलरी है एम्प्लॉयज की। जी। और ये व्यवस्था कानून के अंतर्गत है कि इन सब चीजों की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार का बजट 65,000 करोड़ का बजट है। ठीक है। उसमें से 5,000 करोड़ रुपए ईडीएमसी को देने हैं और जो उनकी लेजिटिमेट डिमांड है, कानून सम्मत डिमांड है, तो वो देनी पड़ेगी उन्हें। सर एक सवाल और भी है कि क्योंकि आप मेयर भी रहे हैं, 3 एमसीडी हैं और तीनों का अलग-अलग जगह से आता है, चाहे वो टोल टैक्स के माध्यम से है या और भी कई टैक्सेस आते हैं। तो उसके बावजूद क्या ईडीएमसी यानी कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम को उसका तीसरा पार्ट मिलता है या उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको फंड दिया जाता है? ये क्लियर थोड़ा-सा आप कर दें। नहीं, वो जो रेवेन्यू जी। अपनी निगम खुद कलेक्ट करती है वो उसका रेवेन्यू है। जी। पर जैसा मैंने आपको बताया, जीएसटी कलेक्शन है या दूसरे जो टैक्सेस हैं उसका कलेक्शन जो राज्य सरकार करती है, ठीक है। उसका 12.5% राज्य सरकार ने, दिल्ली सरकार ने म्युनिसिपैलिटीज को देना होता है। तीनों को इक्वल दे करके देते तीनों हैं? को इक्वल नहीं है, तीनों का थोड़ा थोड़ा कुछ-कुछ उसका परसेंटेज रखी गई परसेंटेज, है। मैंने 12.5% बोला है ठीक ना, है। तो उसके परसेंटेज के हिसाब से इस एक का अमाउंट ज्यादा होगा, एक का थोड़ा कम होगा। जी, वही पूछ लेकिन रही थी। उनकी जितनी जरूरत है, जितना उनका बजट है, उसके अकॉर्डिंग वो पैसा उनको देना पड़ेगा दिल्ली सरकार को। इसी बीच सर एक सवाल बार-बार उठ रहा है, चर्चा में चल रहा है कि एमसीडी भंग हो जाएगी। तो क्या ऐसा कुछ सवाल का जवाब अपने पास है अभी? क्योंकि दिसंबर की चर्चा चल रही है और अभी हाल ही में हम रामनिवास जी से भी मुलाकात हमने की, उन्होंने भी कहा कि मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है। रामनिवास जी ने आपको कहा है, मैंने तो सुना नहीं है। जी, पर ये हम आपको बात तो सुना देंगे सर। ये बात तो ठीक है कि मोदी सरकार ही सब कुछ कर रही है देश की जनता के लिए, गरीबों के लिए। तो मैं रामनिवास जी का धन्यवाद करता हूं। अगर उन्होंने ये कहा है कि मोदी सरकार ही कर रही है, वो कर भी रही है देश की जनता के लिए। 200 से ज़्यादा योजनाएं हैं, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो बीमा की योजना हो, चाहे वो किसानों को लेकर के योजनाएं हों। तो इसलिए जो आपने प्रश्न किया, एमसीडी के भंग होने का कोई प्रश्न नहीं है। मुझे ठीक है। मुझे ऐसा कोई कुछ ना दिखता है, ना उसका कोई कारण है। और आप एमसीडी भंग क्यों होगी? जी, म्युनिसिपैलिटी है, लीगल काम है, कानून के आधार पे म्युनिसिपैलिटी बननी है, वो भंग क्यों होगी? मानते हैं कि शीला जी जो करके गईं वो सही किया 3 पार्ट्स में कर गई हैं? आपका भंग से मतलब ये है कि कि एक वो मेयर हो एकीकरण जाएगा। हाँ करेंगे। जी, मैं वही पूछना नहीं, चाह रही ऐसा एकीकरण का कोई योजना मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई ठीक चल है, रही है। ठीक है। इसी बीच सर अगर मैं उसकी बात करती हूँ एमसीडी में चुनाव को लेकर के, तो कितना है कि रोटेशन के कुछ चांसेस हैं क्या? या फिर वापस से भाजपा नए चेहरे, नई उड़ान लेकर के आएगी? देखिए, रोटेशन चुनाव आयोग का मामला है। ठीक है। वो उनकी लीगैलिटीज़ में जो कुछ भी होगा वो होगा, वो होना भी चाहिए। और जहाँ तक आपने कहा नए चेहरे की बात है, हर पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है तो सब चीज़ों पे रिव्यू होता है। तो मेरिट पर जो हमारा कार्यकर्ता समाज के बीच में है, उसको पार्टी चुनाव लड़ाएगी। सर भ्रष्टाचार पे अभी आपने इंटरव्यू में भी कहा कि भ्रष्टाचार करते हैं दिल्ली सरकार वाले, तो वो भी आप पर आरोप लगाते हैं। अभी हाल ही में 3 निगम पार्षद भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली प्रदेश ने उनको निष्कासित कर दिया, निलंबित कर दिया 6 साल के लिए। क्या कहना है सर, भ्रष्टाचार तो कहीं भी दिख हो सकता है? देखिए, मैंने कहा कि दिल्ली सरकार 100% भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं साक्ष्यों के साथ ये बात कह सकता हूँ। ठीक है। आपने भी पिछले दिनों खूब सुना, डीटीसी की बसों के परचेज में, नई बस आप परचेज करते हैं, उसकी पहले दिन से उसकी कोई साल 2 साल की गारंटी भी होगी ना, उसका 5,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करते हैं आप। 7 सालों में एक भी नई बस नहीं आती है और जब लाने की बात करते हैं तो आपका भ्रष्टाचार है। आप शराब के ऊपर नीति बनाते हैं, पुराना सारा रद्द कर देते हैं, नए लोगों को देनी है, उसमें अपने अपने लोगों को दे रहे हैं, जिनसे पैसे ले रहे हैं उनको दे रहे हैं, यहां भ्रष्टाचार है। और 26,000 करोड़ रुपए का जल बोर्ड का घोटाला है, जिसका जवाब ये ना कोर्ट में दे पाते हैं, ना जनता को दे पाते हैं, ना ऑडिट में दे पाते हैं, ना उसकी बैलेंस शीट बना पाते हैं। तो ये मेगा भ्रष्टाचार दिल्ली की सरकार लगातार कर रही है। जी। इनके 20-25 के करीब विधायक
भ्रष्टाचार में उनके खिलाफ एफआईआर है, जी। एफआईआर हो जाती है तो भी नहीं हटाते हैं पार्टी से। ठीक है। बट भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। जहां पे भी हमें दिखता है हमारा कोई पार्षद या कोई ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, हमें लगता है हम उस पर जीरो टॉलरेंस में है। इसी कारण से 3 पार्षदों को पार्टी से निलंबित किया गया, क्योंकि उनके साक्ष्य हमारे पास आए हैं, हमें हमारे ध्यान में रहता है। पर 7 साल से मोदी जी की सरकार है, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप क्या विपक्षी पार्टियां लगा पाई हैं? जी। हम आरोप लगा रहे हैं ना केजरीवाल के ऊपर, उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं वो? 26,000 करोड़ रुपए का जवाब दे देना पब्लिक के बीच में आके। हमारा छोटे से छोटा नेता भी उनके सामने इस बात के लिए बहस करने को तैयार है। लास्ट सवाल सर मेरा, जिस तरीके से कैबिनेट में चेंजेस हो रहे हैं जातिगत को लेकर, ओबीसी कैटेगरी को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, और हाल ही में यूपी में भी इलेक्शन, और अगर मैं दिल्ली को कहूँ तो यूपी और का बहुत फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि मोस्टली लोग यूपी के रहने वाले दिल्ली में बसे हुए हैं। ऐसे में वहाँ पर भी ओबीसी कैटेगरी का बहुत ज़्यादा प्राथमिकता से, यानी मैं सिर्फ ओबीसी कैटेगरी की बात नहीं कर रही, मैं जातिगत की बात कर रही हूँ, तो क्या ऐसा कुछ दिल्ली में भी आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि कास्ट को लेकर के ध्यान दिया जाएगा निगम में? देखिए, मोदी जी की सरकार में सबको समावेश करने की बात है, जितना मुझे समझ में आता है। बाकी निर्णय उनका है, उसका मैं जवाब दूं ठीक नहीं है, लेकिन जो मुझे अच्छी बात उसमें दिखाई देती है कि वहां पर मोदी जी की सरकार में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है, महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व दिया गया है, अनुसूचित समाज को प्रतिनिधित्व दिया गया है, ओबीसी समाज को प्रतिनिधित्व दिया गया है। दिल्ली की सरकार की तरह नहीं है कि एक भी मंत्री महिला नहीं है। जी। क्यों? ठीक है। तो ये सबको समावेश करके चलना, सबको साथ लेकर के चलना, ये मोदी जी की प्राथमिकता है। और जहां तक दिल्ली बीजेपी की बात है, दिल्ली बीजेपी के आप संगठन में भी देखेंगे तो सर्वस्पर्शी संगठन है, सब तरह के समुदाय के लोग संगठन में भी हैं। और आप पार्षद और विधायक, जब विधायकों को टिकट दी गई, पार्षद जो हमारे हैं, पार्षदों को जो टिकट दी गई, सब तरह के वर्ग के लोगों को समावेश करके टिकट दी जाती है। धन्यवाद हर्ष जी, आपने बहुत अच्छे प्रश्नों का, सवालों का मेरे जवाब दिया। इसी कड़ी में मैं ये ज़रूर कहूँगी, 2 टूक कह दिया है हर्ष मल्होत्रा जी ने कि दिल्ली वापस आ रही है भाजपा के पास, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास कुछ नहीं है सिवाय भ्रष्टाचार के।